नमस्कार, मैं अनूप मिश्रा जी डिजिटल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात उन मुसाफिरों की कर रहे हैं जो पहली बार हवाई यात्रा पर जा रहे हैं। इन मुसाफिरों के मन में हमेशा यह संशय होता है कि एयरपोर्ट पर सभी प्रक्रियाओं को कैसे पूरा किया जाएगा। तो आज हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि टर्मिनल गेट से लेकर विमान में पहुंचने तक आपको किन प्रक्रियाओं से गुजरना होता है और आपको वहां पर किन बातों का ध्यान रखना है। इस बाबत हमें अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के उप महानिरीक्षक श्रीकांत जी। नमस्कार सर, जी डिजिटल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार अनूप जी, थैंक यू। सर, हम आज बात करना चाह रहे हैं उन मुसाफिरों की जो पहली बार हवाई यात्रा के लिए आने वाले हैं। तो मैं पहले एक संक्षिप्त में जानना चाहूँगा कि टर्मिनल गेट से लेकर विमान में प्रवेश करने तक का ये पूरा सफ़र कैसा होता है, कितनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, एक संक्षेप में। थैंक यू अनूप जी। मुझे सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहिए कि आपने मुझे ये मौका दिया है और आपके माध्यम से मैं सभी पहली बार यात्रा करने वाले, हवाई यात्रा करने वाले पैसेंजर्स को ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो भी सुरक्षा व्यवस्था है वो आपकी सहायता के लिए है। जो प्रक्रिया की बात करें तो पूरे प्रोसेस में 2 सिक्योरिटी कंट्रोल है। सबसे पहले कोई भी एक पैसेंजर जब टर्मिनल बिल्डिंग के बाहर आकर खड़े होते हैं तब उनको सामने में एक सुरक्षा अधिकारी नज़र आता है जो उनसे उनका टिकट मांगता है। हम उनसे, अपने पैसेंजर्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना टिकट अपने पास में रखें और उसके साथ साथ आपके पास आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ की बात करें तो आधार कार्ड या एम आधार कार्ड एक्सेप्टेड है, आपका जो पासपोर्ट है, आपका वोटर आईडी कार्ड है, या आपके अपने सरकारी अथवा गैर सरकारी दफ्तर के द्वारा जारी किया हुआ पहचान पत्र है, ड्राइविंग लाइसेंस है। इस तरह के जो भी पहचान पत्र हैं वो सब के सब एक्सेप्टेड हैं। एक समस्या आती है आधार कार्ड का, जो एम आधार कार्ड का जो फॉर्म कई बार फ़ोटो कॉपी करके और पहले से सेव किया हुआ होता है तो वो एक्सेप्टेड नहीं है। आप आधार कार्ड के ऐप के ज़रिए इमीडिएटली जो डाउनलोड करते हैं वो एम आधार कार्ड एक्सेप्टेड है जी। ये पहला चरण हुआ। पहले चरण पर सिर्फ आपकी यात्रा पक्की है ये कंफर्म किया जाएगा और आपकी पहचान कंफर्म की जाएगी। इसके बाद आप अंदर आकर के चेक इन काउंटर की तरफ जाते हैं। इस बारे में बहुत सारी नई सुविधाएं जो आई हैं अनूप जी, आपके माध्यम से मैं सबको बताना चाहूँगा। अगर आप अपने साथ कोई चेक इन बैगेज नहीं लेकर जा रहे हैं तो ऐसी हालत में आपको ज़रूरी नहीं है कि आप चेक इन काउंटर तक जाएं। आप कियोस्क के ज़रिए या अपने घर से ही आप ई बोर्डिंग पास निकाल सकते हैं और उस बोर्डिंग पास के ज़रिए आप सीधे सुरक्षा जांच के लिए बढ़ सकते हैं जी। सुरक्षा जांच के पॉइंट पर आपका शरीर की जांच होगी और आपके हैंड बैगेज की जांच की जाएगी। हैंड बैगेज को आपको एक एक्सरे बैगेज इंस्पेक्शन सिस्टम मशीन के भीतर से गुजारना होता है और उसी वक्त ये ध्यान में देने वाली बात है कि अगर आप कोई लैपटॉप साथ लेकर चल रहे हैं तो लैपटॉप को बाहर निकालना होता है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को बाहर में निकाल कर रखना ज़्यादा उचित होगा। इसी तरह से आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसको भी आपको किसी एक ट्रे में रखना होगा। आप मोबाइल फ़ोन को ले करके अपनी फ्रिस्किंग नहीं करवा सकते। जो हमारे यहाँ बीकेएस के द्वारा बनाए गए नियम हैं उस नियम के तहत आप जब फ्रिस्किंग पॉइंट पर पहुँचते हैं तो आपके शरीर की जाँच की जाती है। जांच के दौरान अगर कोई वस्तु, कोई मेटेलिक आइटम किसी शरीर के हिस्से में नज़र आए तो हमारा जो अधिकारी है वो आपसे पूछताछ करेगा, आपसे निकालने की सिफारिश करेगा। अगर कोई ऐसा आइटम है जो कि परमिटेड नहीं है तो चाहे वो आपके बैग में हो या आपके बॉडी में हो, उसको निकलवा दिया जाएगा। इसमें ख़ास तौर पर ध्यान रखने वाली जो चीज़ें हैं उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी हथियार आप लेकर नहीं जा सकते। चाकू, कैंची आप लेकर नहीं जा सकते। जो हमारे सिख पैसेंजर्स हैं उनको इस बात की इजाज़त है कि वो छोटे साइज़ का कृपान लेकर जा सकते हैं अगर वो डोमेस्टिक
सर्किट में ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन अगर वो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए आए हैं तो वो कृपान नहीं ले जा सकते। वैसी हालत में उनको अपना कृपान अपने चेक इन बैग में रखना चाहिए। इसी तरह से अनूप जी, एक और ज़रूरी बात जानने की ये है कि अक्सर हम लोग खाने पीने का सामान साथ लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन उसमें कई चीज़ें प्रतिबंधित हैं। लिक्विड एरोजोल्स, ये जो आइटम्स हैं, और जेल्स, ये आइटम्स अंतर्राष्ट्रीय मानक के मुताबिक किसी भी हवाई यात्रा में नहीं लेकर जा सकते हैं। अगर लेकर जाना है तो उसकी एक सीमा तय की गई है। 100 ml तक उसको परमिट किया जाता है, 100 ml से ऊपर वो परमिटेड नहीं है। सर, मैं जो पहली बार हवाई सफ़र कर रहे हैं उन मुसाफिरों के लिए जानना चाहूँगा कि टर्मिनल गेट से विमान में पहुँचने तक कुल कितने चरण हैं और किस तरीके से वो वहाँ पर पहुँचते हैं। बिल्कुल ठीक अनूप जी। एक यात्री जब एयरपोर्ट पर आता है तो उसके बाद उसको कुल मिलाकर 4 चरणों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहला चरण है डिपार्चर एंट्री गेट का, जहाँ से वो चेक इन एरिया में जाता है। दूसरा चरण है जब वो चेक इन काउंटर पर जाता है। जिस भी एयरलाइन का टिकट उन्होंने लिया है उस एयरलाइन के चेक इन काउंटर पर वो जाएगा। चेक इन काउंटर से क्लियर हो जाने के बाद वो अपना सुरक्षा जांच कराने के लिए प्री एम्बार्केशन सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर आता है, जहां पर उनके हैंडबैग और उनकी जांच की जाती है। और एसएचए में चले जाने के बाद जब बोर्डिंग अनाउंस हो जाए तब चौथा चरण है बोर्डिंग गेट का। बोर्डिंग गेट पर एयरलाइन का स्टाफ उनका बोर्डिंग पास चेक करता है और उनको हवाई जहाज़ के भीतर जाने की अनुमति देता है। जी, अब हम सर चरणबद्ध तरीके से बात करें तो पहला चरण जो टर्मिनल गेट में होता है, तो टर्मिनल के गेट में किस तरीके की जांच होती है और मुसाफिरों के पास कौन से दस्तावेज होने चाहिए उस जांच में? जी, टर्मिनल गेट पर पहली जांच जो है वो ये है, ये इंश्योर करना है कि ये जेन्युइन पैसेंजर हैं। इसके लिए उनका टिकट उनके हाथ में होना चाहिए जी। और टिकट के साथ साथ एक पहचान पत्र होना चाहिए। पहचान पत्र के मामले में थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये स्पष्ट करना चाहिए कि पहचान पत्र के तौर पर जो एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे अपने सिविल एविएशन सिक्योरिटी ब्यूरो की तरफ से, उसके मुताबिक पासपोर्ट, इसके अलावा आधार कार्ड, इसके अलावा पैन कार्ड, इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस, और अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपके विभाग के द्वारा जारी किया हुआ आपका पहचान पत्र। यदि मैं किसी निजी कंपनी में काम करता हूँ, किसी प्राइवेट फर्म में काम करता हूँ, तो क्या वो पहचान पत्र एयरपोर्ट पर मान्य होगा? हाँ, अगर निजी कंपनी में भी काम करते हैं तब भी आपका पहचान पत्र मान्य होगा। शर्त यही है कि वो फोटो आईडी कार्ड होना चाहिए और एम्प्लॉयर का सिग्नेचर उस पर होना चाहिए। जी, वो एक ऑफिशियल, मतलब कि आपके डिपार्टमेंट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जी। एम आधार पर मैं थोड़ा सा स्पष्ट होना चाहूँगा कि एम आधार एक प्रक्रिया है, ज़्यादातर लोग करते हैं कि अपने आधार कार्ड की फ़ोटो स्नैप ले लिया या उसको स्कैन कर लिया, तो क्या वो मान्य है? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है अनूप जी आपने। ये सबसे बड़ी समस्या बनता है, ये मान्य नहीं है। यानी एम आधार से हमारा मतलब सिर्फ उस आधार से है जो कि आधार कार्ड के वेबसाइट से आधार कार्ड के ऐप के ज़रिए आप इमीडिएटली डाउनलोड करते हैं, वही आधार कार्ड मान्य है। क्योंकि हम सभी लोग एक्सेप्ट करेंगे फ़ोटो शूट करके किसी एक आदमी की तस्वीर की जगह कोई अपनी तस्वीर डाल करके किसी आधार कार्ड को पेश कर सकता है, तो वो सॉफ्ट कॉपी एक्सेप्टेड नहीं है। एक चीज़ और लोगों के जहन में होती है कि जो उनका टिकट है, क्या उसकी हार्ड कॉपी यानी प्रिंट आउट ही चाहिए होता है या मोबाइल पे वो सॉफ्ट कॉपी के जरिए भी टर्मिनल में प्रवेश कर सकते हैं। मोबाइल में अगर उनके पास सॉफ्ट कॉपी है तो उसमें भी, उसके बाद भी वो प्रवेश कर सकते हैं। तो इसी से जुड़ा और मसला है कि जो छोटे बच्चे हैं, खासकर उनके पहचान पत्र को लेकर सबसे ज़्यादा समस्या आती है कि उनके स्कूल का पहचान पत्र है या स्कूल अभी नहीं जा रहे हैं, अब उनके साथ सफ़र पे जाना है तो पहचान पत्र एक बड़ी समस्या बन जाती है। ऐसे मुसाफिरों के लिए जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए क्या प्रावधान है? इन्फेंट या माइनर अगर वो अपने पेरेंट्स के साथ ट्रैवल कर रहे हैं और पेरेंट्स अगर बोनाफाइड पैसेंजर हैं तो इन्फेंट और माइनर का पहचान पत्र आवश्यक नहीं है। अगर जैसा आपने पूछा कि कोई स्कूल गोइंग चाइल्ड है तो स्कूल की तरफ से जारी किया हुआ पहचान पत्र मान्य है। जी।
लेकिन वो अनिवार्य नहीं है। तब तक अनिवार्य नहीं है जब तक कि वो बच्चा अपने अभिभावक के साथ ट्रैवल कर रहा है। अगर कोई एक बच्चा अकेला यात्री है तो उसका पहचान पत्र जरूरी होगा जी, तब तो जरूरी होगा। चलिए अब हम दूसरे चरण की तरफ बढ़ते हैं, चेक इन एरिया। मुसाफिर ने अपना टिकट और अपनी पहचान पत्र उसने टर्मिनल गेट पर दिखा दी, पुष्टि हो गई और वो टर्मिनल में प्रवेश कर गया। इसके बाद वो अपनी एयरलाइंस के काउंटर पे पहुंचेगा। उस काउंटर में क्या प्रक्रिया होती है? जी, अनूप जी, काउंटर पर जाना हर बार अनिवार्य भी नहीं है जी। अब इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं, अलग अलग जगह पर एयरलाइंस ने अपने कियोस्क लगा दिए हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा बैगेज नहीं है जो कि आप एयरलाइन को चेक इन के लिए सुपुर्द करना चाहते हैं, तो आप कियोस्क पर जाएं। कियोस्क पर जा करके आप खुद से अपना ई बोर्डिंग पास निकाल लें और ये बोर्डिंग पास ले करके भी आप ट्रैवल कर सकते हैं जी। लेकिन अगर आपके पास में चेक इन बैगेज है तो आप एयरलाइन के चेक इन काउंटर पे जाते हैं। चेक इन काउंटर पर आप अपना चेक इन वाला सामान उनको जमा कराते हैं जी। और उसके साथ साथ आप अपना पहचान दिखाते हैं। आपका पहचान देखने के बाद, आपके टिकट और आपके पहचान को देखने के बाद जो एयरलाइन का जो स्टाफ है वो अपने डेटा बैंक से कंफर्म करता है कि आपका टिकट जेन्युइन है और तब आपको एक बोर्डिंग पास वो जारी कर देता है। इस बोर्डिंग पास को लेकर के फिर आप सुरक्षा जांच के लिए जा सकते हैं। एक बात और बताना ज़रूरी है, कई बार क्या होता है कि हमारे यहाँ हम लोग रैंडम सिक्योरिटी चेक भी करते हैं, तो इससे भी हमारे नवागंतुक हवाई यात्रियों को परेशान नहीं होना चाहिए। जैसे वो इन करेंगे तो कई बार कोई सिक्योरिटी, सीआईएसएफ सिक्योरिटी का कोई एक अधिकारी उनसे कहेगा कि साहब आप काइंडली आ जाएं, आपका बैग चेक करेंगे। तो ये एक रैंडम की प्रक्रिया है जी। ये उनकी सहायता के लिए है, इससे उनको हतोत्साहित नहीं होना चाहिए जी। तो चेक इन के दौरान हम अपने जो भारी लगेज है वो एयरलाइंस के सुपुर्द कर देते हैं, या कहें तो 8 किलो से ज़्यादा का जो भी लगेज है वो हम एयरलाइंस को दे देते हैं जी। इसमें एक सुरक्षा से जुड़ी हुआ मसला है कि हम वो कौन सा सामान अपने चेक इन बैगेज में ना रखें जो कल के लिए हमारे लिए मुसीबत बन जाए। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इस मामले में एक डेंजरस गुड्स रेगुलेशंस हैं जो बताते हैं कि बहुत सारे केमिकल्स हैं जो कि अपने प्रकृति के अनुसार हवाई यात्रा के लायक नहीं है। ऐसे किसी भी सामान को आप लेकर नहीं जा सकते। वो केमिकल्स की जो पूरी लिस्ट है फहरिस्त बड़ी लंबी है, किसी तरह का कोई भी एसिड हो, यहाँ तक कि जो पावर बैंक है, पावर बैंक को भी चेक इन बैगेज के भीतर में परमिटेड नहीं किया गया है जी। हाँ, लेकिन पावर बैंक को आप अपने हैंड बैग में ले जा सकते हैं। चलिए, चेक इन की प्रक्रिया के बाद हम तीसरे चरण में पहुंचते हैं, सिक्योरिटी चेक की तरफ। जी। अब मुसाफिर ने अपना सामान एयरलाइंस को दे दिया, वहां से वो अपना बोर्डिंग पास लेता है और सिक्योरिटी चेक के लिए पहुंच जाता है। तो सिक्योरिटी चेक में किस तरीके की प्रक्रिया होती है? सिक्योरिटी चेक में जब वो आता है तो सबसे पहले उसको अपना बैग एक्सरे चेक के लिए जमा कराना पड़ता है। उसके सामने में एक ट्रे है, ट्रे में अपना सामान रख सकता है। अगर सामान बड़ा बैग है तो ट्रे में डालने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर उनको ध्यान में रखना है कि ढेर सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको बैग से बाहर निकालना पड़ सकता है। जैसे अगर कोई आदमी लैपटॉप लेकर ट्रैवल कर रहे हैं तो लैपटॉप को बैग से बाहर निकालना होगा। कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो ये बेहतर होगा कि वो उसको बाहर निकाल लें। मोबाइल फ़ोन के केस में हम लोग सजेस्ट करते हैं कि मोबाइल फ़ोन को आप अपने बैग के भीतर में डालें या किसी ट्रे में डाल दीजिए और वो ट्रे जो है वो मशीन के अंदर से गुजरेगी। ये भी एडवाइजेबल है कि अगर आपके पास आपका वॉलेट होगा और ज़्यादा हेवी वॉलेट है तो ऐसी हालत में वॉलेट को आप अपने बैग के भीतर डाल दीजिए, हैंड बैग के भीतर, ताकि वो मशीन से गुजर जाए। आप अपने को जितना लाइट करेंगे आपकी फ्रिस्किंग उतनी आसान होगी जी। यहाँ हमारे देश में अभी तक हम लोग सभी यात्रियों से ये नहीं कहते कि आप अपने जूते उतारें, लेकिन हाँ, अगर आपके जूते एंकल हाइट वाले हैं तो ऐसी हालत में बड़े जूते जो हैं उनको हम लोग उतारने की सिफारिश करते हैं। अगर कोई जैकेट, जाड़ों के मौसम में अक्सर लोग कोट या जैकेट पहनते हैं तो जैकेट कोट को भी उतार करके मशीन से गुजारने की रिक्वेस्ट की जाती है। और आप जब फ्रिस्किंग पॉइंट पर पहुंचते हैं और अगर आपके बॉडी में कहीं कोई मेटल नहीं है
तो आप बहुत ही जल्दी छूट जाएंगे। लेकिन अगर मेटल होगा तो वहाँ पर फ्रिस्किंग ऑफिसर आपसे उन मेटल वाले पार्ट की पूछताछ करेगा, कई बार उनको निकाल कर दिखाने के लिए भी कह सकता है। हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर और उसके अलावा पैड डाउन, हथेली का इस्तेमाल, इस तरीके से हर व्यक्ति की चेकिंग की जाती है। यानी कि ये कहें कि जिस समय आपकी सिक्योरिटी चेक हो रहा हो उस वक्त आप अपनी जेब में कुछ भी ना रखें, सब कुछ उस ट्रे में डाल दें जिससे कोई शक की गुंजाइश ना रहे, बेहतर होगा। बेहतर। चलिए सर, ये अब सिक्योरिटी का चरण पूरा हो से पहले ही मैं जान लेना चाहूँगा कि बहुत सारी प्रतिबंधित वस्तुएं ऐसी हैं जो हैंड बैगेज में अलाउड नहीं है, तो वो वस्तुएं कौन सी है जो हम हैंड बैग में रखकर एयरक्राफ्ट में नहीं ले जा सकते? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़रूरी सवाल था ये, आपने मौके से पूछा है। अनूप जी, किसी भी तरह का डेंजरस आइटम जो हथियार हो सकता है वो बिल्कुल प्रतिबंधित है, चाहे वो पिस्टल हो या छुरा हो या इस तरह का कोई भी दूसरा आइटम हो। यहाँ तक कि किसी भी तरह की जो हैंडकफ या हाथ को बांधने का इस्तेमाल में आने वाली चीज़ हो वो भी प्रतिबंधित है। खेल के ढेर सारे सामान भी इसी कारण से प्रतिबंधित हैं। यानी आप क्रिकेट का बल्ला नहीं ले जा सकते, आप कोई गदा नहीं ले जा सकते, आप कोई तीर धनुष नहीं लेकर जा सकते हैं, आप हॉकी की स्टिक नहीं लेकर जा सकते हैं, आप कोई डंडा लेकर नहीं जा सकते हैं। जो काफ़ी अक्षम लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, वो भी अगर कोई स्टिक, वॉकिंग स्टिक लेकर जाते हैं तो वॉकिंग स्टिक के लिए भी स्पेशल परमिशन की ज़रूरत पड़ती है, वरना वो प्रतिबंधित है। दूसरी चीज़ जो है वो है खाने के सामान। खाने के सामान में अगर कोई सॉलिड फूड ले जाते हैं तो समस्या नहीं है, तब तक जब तक कि मिर्ची ना हो। मिर्ची पाउडर जो है, चिली पाउडर जो है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। और चिली पाउडर सिंगल हो तो भी, और चिली पाउडर मिक्स्ड फॉर्म में हो तब भी वो प्रतिबंधित है। और इसी तरह से लिक्विड प्रतिबंधित है। लिक्विड, एरोजोल और जेल्स, ये सब बिल्कुल प्रतिबंधित हैं। कई बार होता है कि आप जैसे छोटा बच्चा है तो उसके लिए दूध या पानी तो 100 ml तक हम लोग परमिट करते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 100 ml तक कैरी करना पॉसिबल है लिक्विड के केस में। 100 ml से ज़्यादा कैरी करना पॉसिबल नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कुछ ज़रूरी दवाई कैरी करना चाहते हैं तो दवाई कैरी करने के लिए ज़रूरी है कि मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन उनके साथ में हो। तो सर, यहाँ पर ये भी सवाल आता है कि जैसे मिर्च की आपने बात कही, मिर्च प्रतिबंधित है, लेकिन कोई एक शख्स एक ऐसी नमकीन लेकर आता है वो बहुत तीखी है, वो सॉलिड फूड भी है, सूखा हुआ है, उसमें कुछ नहीं है, लेकिन यदि उसके अंदर मिर्च की मात्रा ज़्यादा है या मसाले की मात्रा ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में क्या आप उसको अलाउ करेंगे? पिकल्स को तो अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन मान लीजिए कोई नमकीन खाने का सामान बना हुआ है, हल्दीराम की भुजिया है जो तीखी है, तो हम लोग उसको अलाउ करेंगे जी, लेकिन पिकल्स अलाउ नहीं करेंगे। पाउडर फॉर्म में अगर मिर्ची है तो सबसे डेंजरस है जी, तो उसको तो बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। चलिए सर, अब ये सिक्योरिटी की भी प्रक्रिया पूरी हुई, इसके बाद अगला चरण क्या है? इसके बाद आप एक ऐसे इलाके में चले गए हैं जिसको हम लोग सिक्योरिटी होल्ड एरिया कहते हैं। वहाँ पर आप घूम सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, आराम से वेट कर सकते हैं। जब आप बोर्डिंग का अनाउंसमेंट हो जाता है तो आप बोर्डिंग गेट के पास आते हैं। बोर्डिंग गेट के पास में एयरलाइन का स्टाफ आपके बोर्डिंग पास को चेक करेगा। बोर्डिंग पास आपके पास जरूर होना चाहिए अनिवार्य रूप से, और बोर्डिंग पास को सिक्योरिटी स्टैम्प्ड होना चाहिए जी। ये कंफर्म करने के बाद तब आपको एयरक्राफ्ट के भीतर में जाने की परमिशन मिलती है जी। अब इसके अलावा कोई सिक्योरिटी कंट्रोल नहीं है जी। मैं अब बात करूंगा कि चलिए ये प्रक्रियाएं हो गई और हमने सिलसिलेवार तरीके से उनको बता दी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ जानते हुए भी लोग परेशानी में आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब वो परेशान हैं तो उनको मदद कहाँ से मिल सकती है? क्या मदद के लिए कोई पॉइंट्स हैं टर्मिनल के अंदर? बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। हम लोगों ने अपने बोर्ड लगा रखे हैं, सहायता केंद्र बना रखा है। सहायता केंद्र के पास में एक सीनियर अधिकारी हमेशा मौजूद रहता है। ये सहायता केंद्र जो है ये सुरक्षा जांच के ठीक पीछे मौजूद है जी। सुरक्षा जांच के पीछे, बल्कि अगर आप IGI एयरपोर्ट पे टर्मिनल 3 पे आए तो 3 में दोनों ही साइड में है। पैसेंजर्स के SHA में जाने का जो रास्ता है उसके दोनों फ्लैंक्स में है। नॉर्मली एक होता है, लेकिन T3 काफ़ी बड़ा है तो हमने 2 रखे हुए हैं। आप इसके अलावा कहीं भी किसी भी वर्दीधारी को अप्रोच कर सकते हैं, सिवाय उन लोगों के
जो कि हथियारबंद हैं। जो हथियारबंद लोग हैं वो अक्सर किसी एक मोर्चे के अंदर हैं। मोर्चे के बाहर में हम लोगों ने लिख के रखा हुआ है कि पूछताछ मना। वहाँ पे जाना या वहाँ पर उनके ज़्यादा नज़दीक जाना ये एडवाइजेबल नहीं है। उनके सिवाय किसी भी व्यक्ति से पूछताछ की जा सकती है जी। और मेरा ख्याल है अधिकांश लोग पूछताछ के लिए किसी वर्दीधारी को ही चुनते हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि यदि आप पहली बार हवाई यात्रा कर रहे हैं तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिलसिलेवार तरीके से हमने आपको पूरी प्रक्रिया तो बताई ही, लेकिन हम आपको यह भी बता दें कि एयरपोर्ट पर चेक इन एरिया में, साथ ही सिक्योरिटी होल्ड एरिया में भी सहायता केंद्र है। कहीं भी आपको कोई भी संशय है, उस सहायता केंद्र में जाकर आप अपना संशय दूर कर सकते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी होल्ड एरिया में बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं, खाने पीने के रेस्टोरेंट हैं, जहां पर आप मनपसंद भोजन का लुत्फ ले सकते हैं, मन चाही शॉपिंग कर सकते हैं और अपना समय भी व्यतीत कर सकते हैं। हाँ, इतनी ना करें कि आप अपनी फ्लाइट को ही मिस कर दें। इसी के साथ बहुत अच्छी जानकारी साझा करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।